अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 3.4 को। टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट, कि हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि शुरू में रेस्ट हालत में हैं, मींस के उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। विद अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम, कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है और इसके दोनों एंड पे हमने दो मैसेज लगा दिए। एक की वैल्यू हमारे पास है M1 और दूसरे की वैल्यू हमारे पास M2। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये है कि ये जो स्प्रिंग है ये हमारा कंप्रेस फॉर्म में है, तो अगर ये कंप्रेस होगा तो इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। इसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज। अगर हम इस स्प्रिंग को रिलीज़ कर दें तो ये वाला जो M2 मैस होगा ये फिर लेफ़्ट साइड राइट साइड पे मूव करेगा, जबकि जो स्प्रिंग हमारे पास मैस M1 है जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ आफ्टर रिलीजिंग, ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। दोनों की जो डायरेक्शन हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। अगर हम रिलीजिंग से पहले का मोमेंटम देखें तो हमारे पास रिलीजिंग से जो पहले का मोमेंटम होगा उसे हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब रिलीजिंग से पहले हमारे पास वेलोसिटी तो थी ज़ीरो, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। लेकिन जब हमने रिलीज़ किया तो दोनों मैसेज के पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, जिसकी वजह से दोनों मैसेज के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो अगर ये मैस हमारा इधर जा रहा है तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो हम इसके साथ लगा सकते हैं -M1 V1 प्लस आ जाएगा हमारे पास M2 V2। अब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। तो जब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे ये हमारे पास आ गई थी वैल्यू ज़ीरो, और जो फाइनल मोमेंटम था ये हमारे पास क्या था कि -M1 V1 प्लस M2 V2। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और M1 V1 आ गया इज इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पे M1 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, और यहाँ पे V2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने इनके मैसेज की और वेलोसिटीज़ की क्या फाइंड करनी थी, रेशो, जो कि हमने फाइंड कर ली। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5, एन अमेबा ऑफ मैस 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 kg, के हमारे पास एक अमेबा है और इसका जो मैस है वो कितना है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 kg। प्रोपेल्स इटसेल्फ अपने आप को प्रोपेल करता है थ्रू वाटर, पानी के जरिए, बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू अ टिनी ओरिफिस। उसके अंदर एक छोटा सा होल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमेबा है और यहाँ पर एक छोटा सा ओरिफिस है और यहाँ से वो पानी को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5, एन अमेबा ऑफ मास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice। कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमेबा है और इसका मास कितना है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 kg, और अपने आप को प्रोपेल करता है पानी के जरिए। द अमेबा इजेक्ट्स वाटर विद द स्पीड ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये जो अमेबा है ये अपने एक ओरिफेस से पानी को बाहर की तरफ निकालता है, और जब पानी को बाहर निकालेगा तो इसकी स्पीड है हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और जब ये इसको बाहर निकाल रहा होगा तो इसका जो मैस पर यूनिट टाइम होगा वो चेंज हो रहा होगा, और इसकी जो वैल्यू है मैस पर यूनिट टाइम की वो हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 kg। Assume the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains the same. According to the situation, कि
ये जो अमेबा है ये कंटिन्यूसली पानी यहाँ से पानी निकालता रहेगा, और जबकि पानी फिल भी होता रहेगा, जिसकी वजह से इसका जो मैस है वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने फाइंड करना है जी एक्सेलरेशन, दूसरे नंबर पे जब ये पानी को बाहर निकालेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसके ऊपर पानी एक फोर्स लगाएगा आउटसाइड पे, तो वो हमने फोर्स भी फाइंड करनी है। हमारे पास फोर्स का फार्मूला आता है मैस पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। हमने दोनों वैल्यूज पुट की, सॉल्व करने के बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁻17 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 1 × 10⁻⁻17, और इसको डिवाइड कर देंगे मैथ से। मैथ कितना था हमारे पास, मैथ था 1.0 × 10⁻12। अब यहाँ पे ये 10⁻−12 यहाँ पे माइनस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो बेसिस से पावर क्या हो जाती है हमारे पास, ऐड हो जाती है। -17 + 12 कितना आंसर आ गया हमारे पास, -5। तो वो जो अमेबा होगा उसका फिर एक्सेलरेशन इतना होगा 1 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6। A boy places the firecracker of negligible mass in an empty can of 40 ग्राम mass। एक लड़का है, उसने क्या किया कि एक फायर क्रैकर को एक ऐसे कैन के अंदर रख दिया जो बिल्कुल खाली है, और ये जो फायर क्रैकर है इसका मैस ना होने के बराबर है। जबकि जिस कैन के अंदर इस लड़के ने इस फायर क्रैकर को प्लेस किया है, इसका मैस है हमारे पास m1, और इसकी वैल्यू है हमारे पास तकरीबन 40 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आएगी तकरीबन 0.04 किलोग्राम। इसके बाद वो कहता है ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 200 ग्राम, कि ये जो हमारा एम्प्टी कैन था इसके ऊपर उसने एक लकड़ी का एक और बॉक्स रख दिया, और इसका जो मैस है इसको उसने कंसिडर किया मैस m2, और इसकी वैल्यू कितनी थी, तकरीबन 200 ग्राम। अब हमें वैल्यू चाहिए होती है किलोग्राम में, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। अब उसने जब ये सारा सिस्टम बनाया, ये जो एम्प्टी कैन था इसके ऊपर जब वुडन ब्लॉक उसने प्लेस किया, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी थी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे थे और अभी कोई एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू दोनों क्या हो गई हमारे पास, जीरो हो गई। तो वो कहता है आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर, फायर क्रैकर को जलाने के बाद ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, उसने कैन को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, वो अपने रास्ते में मतलब के एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोजन हो गई। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग। कि जैसे ही यहाँ पे एक्सप्लोजन होती है तो वो जो वुडन ब्लॉक है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम कह देते हैं V2 प्राइम, और ये वैल्यू होगी तकरीबन 3 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है कि जो कैन होगा वो फिर नीचे की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अगर लकड़ी का बॉक्स ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो जो कैन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो कहता है कि हमने ये फाइंड करना है कि ये जो कैन है कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा। जब एक्सप्लोजन नहीं हुई तब मैस हमारे पास मौजूद था कैन का भी और वुडन ब्लॉक का, लेकिन वेलोसिटीज क्या थी, जीरो थी। लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन हो गई हमारा वुडन ब्लॉक ऊपर चला गया और जो कैन है वो नीचे आ गया। ऊपर जाने की तो स्पीड की वैल्यू दे दी हमें, लेकिन नीचे जाने की स्पीड की वैल्यू हमारे पास से नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारा जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1v1 इस क्लास से बन जाएगा, और m2v2 ये वुडन ब्लॉक क्लास से बन जाएगा, -m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, क्योंकि हमारा जो ये वाला कैन m1 है इसने नीचे आना है, जबकि जो वुडन ब्लॉक है इसने ऊपर जाना है। तो नीचे आने की वजह से हमने इसकी डायरेक्शन माइनस कर दी, और जो वुडन ब्लॉक है इसके साथ हमने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब इनिशियली तौर पे हमारे पास जो वेलोसिटी क्या थी वो थी जीरो, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो इसलिए हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया।
अब ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ पे ये माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, इसने इधर आ जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। अगर हम यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू को फाइंड कर ले तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा m2 v2 प्राइम ओवर m1। और वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तकरीबन 0.2, ये पुट कर दिया हमने। और v2 प्राइम की वैल्यू कितनी है, तकरीबन 3 थी, ये भी हमने पुट कर दी। इसके बाद है m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.04 kg। तो ये पुट करने के बाद इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। अब वो जो कैन होगा जब वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा तो उसकी फिर कितनी वेलोसिटी होगी, तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7। An electron of mass m is equal to 9.1 multiplied by 10 की power minus 31 kg traveling at 2.0 multiplied by 10 की power 7 meter per second undergoes a head-on collision with a hydrogen atom of mass m is equal to 1.67 multiplied by 10 की power minus 27 kg which is initially at rest। वो कहता है कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक अदद इलेक्ट्रॉन है और इसका जो मैस है वो कितना है जी हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 31 kg। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी भी होगी। और ये वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ये है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है। और वो जो हाइड्रोजन एटम है उसकी हमारे पास उसका जो मैस है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोलिजन करता है। जैसे इसके साथ कोलिजन करता है तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो। हमने कंसीडर कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैस हमारे पास है m1, इसकी वेलोसिटी है v1। और हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होगा हम इसे कह देते हैं इसका मैस है m2 और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। अब v2 तो हमारे पास जीरो थी जबकि v1 की वैल्यू मौजूद है। इसके बाद कहता है कि अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, हमारी ये जो कोलिजन हो रही है ये कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक है। एंड अ मोशन टू बी along a straight line find the velocity of hydrogen atom, कि ये जो हमारी मोशन हो रही है ये एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रही है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम के कोलिजन होने के बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो जीरो थी लेकिन टकराने के बाद ऐसी बात कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमने बनाया हुआ है जी इलास्टिकली इन वन डायमेंशन वाले एक टॉपिक है उसमें से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो v2 प्राइम का हमारे पास फार्मूला होता है m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब अगर हम यहाँ पर v2 की वैल्यू पुट कर दें जो कि क्या थी हमारे पास ज़ीरो, तो हमारे पास ये सारी जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। टू एज इट इज आ जाएगा, m1 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पुट कर दिया, v1 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमने पुट कर दी, m1 हमारे पास क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने पुट कर दिया, m2 हमारे पास मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये हमने पुट कर दिया। इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा वो फिर इतनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा।